हेलो प्यारे बच्चों। अभी 4 दिन पहले जो आप लोगों का सीबीएसई का मैथ्स का एग्ज़ाम जो हुआ है, बच्चे इस एग्ज़ाम से लेकर के काफ़ी मायूस हैं। उनका एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। और उसके बाद जो आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ वो काफ़ी अच्छा था, तो ये अच्छी बात है उनके लिए और इससे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया है। वरना मैथ्स का एग्ज़ाम देख करके बच्चे काफ़ी परेशान थे कि ये इतना टफ कैसे आया है। और बच्चों, कहीं ना कहीं ये सीबीएसई की मैं गलती ही मानूंगा, क्योंकि कुछ रीजन्स में तो स्टैंडर्ड पेपर काफ़ी इजी आया था, लेकिन कुछ अदर रीजन्स में, जैसे कि अगर बात करें स्पेशली देहरादून रीजन की, क्योंकि हमारे बच्चों ने देहरादून रीजन से एग्ज़ाम दिया है, तो इस रीजन में पेपर जो है वो काफ़ी लेंदी और ट्रिकी था। यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था बच्चों। और रीजन ये है कि बच्चों, उसमें जो स्टेटमेंट्स थी, उनकी जो लैंग्वेज थी बच्चों, वो इस तरीके की लैंग्वेज थी कि बच्चे को लैंग्वेज समझ करके, मतलब पढ़ करके उसे समझने में कि वो कहना क्या चाह रहा है और उसे अब किस तरह से डील करना है, इसमें काफ़ी समय लग जा रहा था। अब इसमें जो है कई बच्चों ने जो स्टेटमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और फिर गलत तरीके से सॉल्यूशन कर दिया, और कुछ बच्चों को समझने में इतना समय लग गया कि उनका पेपर छूट ही गया। तो बहुत से बच्चों का पेपर छूटा है। आई होप कि सीबीएसई जो है इस पर जो है वो एक्शन ले, ठीक है। और कुछ बच्चे कुछ रीजन्स जिनमें जो है पेपर मुश्किल आया था, उन रीजन्स में जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें जो है थोड़ी सी लीनियंसी दिखाए। और आई होप ऐसा होगा बच्चों। पर ये बात अच्छी है कि आप लोगों का आज का एग्जाम इंग्लिश का काफ़ी अच्छा एग्जाम था, बच्चे काफ़ी खुश थे और हमारे स्कूल के बच्चे भी काफ़ी खुश थे बच्चों, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से सीख ये मिलती है कि मैथ्स का पेपर जो है, जिस तरह से उसकी लैंग्वेज आई थी, अब हमारा जो अगला एग्जाम है साइंस का, हमें उसके बारे में सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और मजबूत करने की नीड है। हमारे पास अभी 3 से 4 दिन बाकी है बच्चों। इसमें हमें चाहिए कि हम खास तौर पर उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अबव लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस है उनको करें। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, इन चीजों को वही बच्चा करे जिनके कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं होते, और वो भी अगर इन क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो उनका फायदा नहीं है बच्चों। उनको पहले चाहिए कि अपने कॉन्सेप्ट, पहले एनसीईआरटी के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें। जिनके हो गए हैं, तैयारी अच्छे से हो गई है, जिनके प्री बोर्ड 1, 2, 3 प्रॉपरली हो गए थे, वही इन क्वेश्चंस को देखें। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते बच्चों, 4, 5 या 6 ज्यादा, मतलब ये लगाइए 15 से 20 नंबर का ही ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन जो है लेवल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोग करके लेकर के आया हूं, सीबीएसई ने 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की एक बुकलेट डाली है, क्वेश्चन का बैंक डाला है बच्चों। तो शुरुआत में बच्चे सोच रहे थे कि सर इस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं क्या। तो बच्चों अब तक तो आए नहीं थे, तो मैंने एवरेज बच्चों को या बिलो एवरेज बच्चों को तो बिल्कुल बिल्कुल ही प्रेफर नहीं किया। जो अच्छे बच्चे थे उनको मैंने प्रेफर किया इसके बारे में। बट बच्चों, अभी जो है मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को करने की, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को करने की हमें नीड है। तो बच्चों, आज मैं जो है सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक डाले हैं, इनको मैं, इनका फिजिक्स पोर्शन बच्चों, आज इलेक्ट्रिसिटी जो है मैं इसमें पूरा कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। और ये पेज नंबर 98 से है, ठीक है। तो हम सीधे 98 पेज पर चल पड़ते हैं। ये फिजिक्स का लाइट चैप्टर है जिसे हम बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है। इसकी बना दूंगा, आज इलेक्ट्रिसिटी का करने जाएंगे हम। अच्छा, 96, 97, 98। जी हाँ बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक केस दिया हुआ है और उसके पार्ट्स हैं ये। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर 4 आउट ऑफ 5 फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, सुरेश बॉट अ पैकेट ऑफ 100 LEDs टू मेक हिज ओन लाइट्स फॉर डेकोरेशन इन हिज हाउस। The packets on the LEDs had the following printed level। ठीक है बच्चों, जो LED वो लाया, पैकेट जो लाया, उस पर क्या प्रिंटेड था, ये चीजें उस पर प्रिंटेड थी बच्चों। ये LED का कोई मॉडल नंबर है, ठीक है। इसके आगे कोई यूनिट भी नहीं दी गई है, तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इतनी LEDs उसके अंदर है, नहीं बच्चों, एक पैकेट के अंदर इतनी LEDs
आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, 0.2 वाट ये हर एक एलईडी की आपको वाटेज यानी कि उसकी पावर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, 30 ल्यूमेंस, इसका भी बच्चों कोई खास रोल यहाँ पर नहीं है, और 3 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट है बच्चों, तो यानी कि इसकी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उनकी वोल्टेज है कि 3 वोल्ट जो है एक एलईडी की वोल्टेज है, ठीक है। To understand how he should connect the LEDs, he referred the following circuit diagram on website, ठीक है। उसने बच्चों इस तरह का जो है सर्किट डायग्राम बनाया, ठीक है। ये देखिए LEDs, यहाँ पर ऊपर वाले में ऊपर 8 LED लगी हैं और नीचे भी 8 LED यानी कि टोटल 16 LEDs, 16 LEDs लगी हैं, और यहाँ से मेन सप्लाई उसको दी जा रही है। चलो बच्चों क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि Which of the following describe how the LEDs are connected in the circuit diagram? बच्चों ये कैसा कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है, क्या ये पैरेलल कनेक्शन है, या ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये आपको बताना है। तो बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे इसके लेकर के, और कुछ बच्चों से मैंने आज जो है डायरेक्टली पूछा था क्वेश्चन हमारे स्कूल के बच्चों से, तो उन्होंने कहा था सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कोई कह रहे थे सर ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। बच्चों ना ये पैरेलल है ना ये मिक्स है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ऐसा बोलते वो चौंक गए। बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है तो और क्या है, जरा इसमें देखिए वायर्स को देखिए जरा कैसे वो जुड़ी हुई है, एंड टू एंड कनेक्शन है बच्चों। ये प्लग है आपका, और यहां से ये वायर पहले वाली एलईडीज में, फिर यहां से ये देखिए एंड टू एंड कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। अब उन्होंने क्या सोचा कि ऊपर वाली तो सीरीज में है और नीचे वाली भी सीरीज में है, लेकिन ये आपस में पैरेलल में है। नहीं बच्चों, आप ये कनेक्शन देखिए ना भाई, जैसे इस वाली से ये जुड़ा हुआ है वैसे इस वाली से ये जुड़ा हुआ है, बस क्या हुआ वो नीचे दे दी उन्होंने घुमा करके, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। और फिर आगे वही कनेक्शन है, तो ये चीजें जो नीचे वाली जो ये 8 एलईडीज है इनको मैं यहां पर भी लगा सकता हूं, ऐसे भी लगा सकता था, ठीक है। बस देखिए ना वायर तो सीधे सीधे जुड़ी हुई है, तो बच्चों ये सीरीज कनेक्शन है, ये कोई पैरेलल या मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बस आपको क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया गया है, ठीक है, ऐसा ही मैथ्स में किया गया था। तो चलिए बच्चों ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्शन ए विल बी, ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, सेकंड है कि इफ द एलईडीज मार्क्ड 2 and in the diagram stops working, which other LEDs will also stop working? बच्चों अगर कोई एक एलईडी अगर काम करना बंद कर गई है तो आपको पता है सीरीज में आगे की भी काम नहीं करेंगी। इसने क्या कहा है कि एलईडी 2 जो है वो काम करना बंद कर गई है, तो एलईडी 2 देख लीजिए ना, अगर ये काम करना बंद कर गई बच्चों, तो यानी कि कहाँ सेकंड से करंट थर्ड पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड वाला वर्क नहीं कर रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ही तो होता है, तो बाकी सभी एलईडीज काम नहीं करेंगी, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल दी अदर एलईडीज इन द सर्किट, ऑप्शन 3 दे विल नॉट वर्क, दे विल स्टॉप फंक्शनिंग। ओके, थर्ड देखिए बच्चों, सुरेश डिसाइडेड टू कनेक्ट ऑल दी एलईडीज इन हिज लाइट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, हाउ मेनी एलईडीज विल ही नीड टू कनेक्ट इफ he is going to connect the lights to a 240 volt main supply so that the LEDs work at their power rating? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना हाउ मेनी एलईडीज, नंबर ऑफ एलईडीज निकालनी है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों के जिसमें उनको एलईडीज का या बल्ब का या रजिस्टर्स की नंबरिंग निकालनी होती है, तो अक्सर बच्चे ना किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो इस्तेमाल करते थे ये वाला फॉर्मूला, n इज इक्वल टू R अपॉन R T अपॉन R, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में R, ठीक है, ये यूज करते हैं अगर पैरेलल में है तो। और सीरीज में है तो वो ये यूज करते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, ये वाला यूज करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर से ना इन दो फार्मूला से हम इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो टोटल रेजिस्टेंस पता है और ना ही हमें इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। इंडिविजुअल रजिस्टर मतलब यहाँ पर एलईडीज की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, रजिस्टर से मतलब एलईडीज से होगा, ठीक है। तो इन फार्मूले से नहीं निकल सकता है सर n, तो कैसे निकलेगा बच्चों, इसमें देखिए पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सुरेश ने सबको कैसे लगाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है। और बच्चों एक सर्किट में बना रहा हूं यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, आप ये देखो अगर 3 रजिस्टर या 3 एलईडीज अगर सीरीज में लगी हुई हैं और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है, तो बच्चों ये और तीनों एलईडीज अगर सेम वाटेज की हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल एलईडीज हैं, तो ये 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से डिवाइड होगा इनमें बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है इतना तो कंफर्म है, पैरेलल में सेम रहता है, सीरीज में डिवाइड होता है, तो इसमें भी डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, अगर तीनों
एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट और 3 वोल्ट कुछ इस तरह से वो डिवाइड होगा और 3 + 3 + 3 9 वापस से बन जाएगा, इसी तरह से डिवाइड होगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी लगाएंगे बच्चों। देखो जरा क्या है, वो उसने सीरीज में तो लगाया ही है, ठीक है, और कितने पे लगाया है 240। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 240 और एक एलईडी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक एलईडी का पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वोल्टेज उसकी दी हुई थी 3 वोल्ट। आप ऊपर जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, उनकी देखो पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग वर्क करने चाहिए ना। तो एक की कितनी है बच्चों, एक की ये मैं टी लिख लेता हूं बच्चों, वीटी मतलब टोटल पोटेंशियल जिसपे उसको उनको ऑपरेट किया जा रहा है वो है 240 वोल्ट और एक की कितनी है बच्चों 3 वोल्ट, एक की 3 वोल्ट है, ठीक है। और आपको पता है बच्चों ये इस तरह से डिवाइड होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 240 वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी तो इनमें डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, एन निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलईडीज निकालने के लिए जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देंगे एक एलईडी की पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी कि 240 अपॉन में 3 कर देंगे बच्चों और आंसर आ जाएगा 80 एलईडीज हम जो है वहां पर लगा सकते हैं ताकि वो अपनी पावर रेटिंग पर वर्क कर पाए। बच्चों ये भी ध्यान रखना उनकी पावर रेटिंग पर वर्क होना चाहिए। देखो हर एक की जब 3-3 रहेगी तो 80 लगा पाएंगे, 80 एलईडीज 3-3 वोल्ट की सीरीज में आसानी से काम कर जाएंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे तीनों काम कर रही हैं इसी तरह से वो काम कर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई अगर आपके डाउट है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर रिप्लाई वहां पर जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन इफ ही कनेक्ट्स 100 LEDs all in parallel combination to the 240 volt main supply। अच्छा, उसने 100 की 100 LEDs बच्चों वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दी 240 वोल्ट की मेन सप्लाई से, तो क्या होगा बच्चों। अच्छा, अगर 100 की 100 LEDs उसने लगा दी बच्चों पैरेलल में 240 वोल्ट से, बच्चों आपको पता है ना पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो यानी कि सभी एलईडीज को कितना पोटेंशियल पर वर्क करेंगी, हर एक एलईडी को 240 वोल्ट पर ही ऑपरेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पैरेलल में लगाया गया है और 240 से लगाया गया है तो भाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जबकि पावर रेट, जबकि उसकी रेटिंग जो दी हुई थी वो कितनी थी एक एलईडी की 3 वोल्ट की, और उसको 240 वोल्ट पे अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। अगर 240 वोल्ट पे अप्लाई हम करेंगे तो करंट भी उसी हिसाब से निकलेगा उनमें से, तो करंट बच्चों क्या आपको नहीं लगता करंट उनकी जो करंट रेटिंग है उससे ज्यादा निकलेगा, उससे ज्यादा उनमें फ्लो करेगा, क्योंकि देखो 3 वोल्ट के तो वो हैं, 3 वोल्ट पर अप्लाई करने के लायक वो हैं और उनको अप्लाई किया जा रहा है 240 पे, तो बच्चों कितना हाई करंट उनमें से फ्लो करेगा, तो बच्चों ऐसे में क्या हो जाएंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है कि ईच एलईडी विल हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट। अब बच्चे यहाँ कहेंगे सर 220 कहां से आ गया, सॉरी 220, ये तो 240 अप्लाई किया गया था बच्चों, वो कोई बात नहीं, वोल्टेज कभी डाउन हो जाती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो 240 वैसे बोला है, इंडिया में 220 आती है। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 240 तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो उस हिसाब से यही वाला ऑप्शन सही माना जाएगा बच्चों। एंड देयरफॉर दे विल गेट डैमेज, वो डैमेज हो जाएंगे। आप बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ करके देख सकते हैं, वो तो दूर दूर तक कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही बच्चों देखो जब हम बोलते हैं कि 220 पर अप्लाई कर रहे हैं तो सभी के सभी जो है 220 पर नहीं चल रहे होते, वोल्टेज जो है वो कम ही रहती है 220 से। हमारे घरों में इंडिया में जो 220 की आती है ना, तो एग्जैक्ट 220 की नहीं रहती, वो थोड़ा सा उससे कम रहती है, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मच करंट इज ईच एलईडी एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ व्हेन यूज अकॉर्डिंग टू द करंट रेटिंग गिवन इन द लेवल पर जो दिया हुआ है, जरा मैं आपको दोबारा दिखा दूं लेवल पर दे क्या रखा है इन्होंने बच्चों। देखो लेवल पर दे रखा है वाटेज कितनी है 0.2 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उनका 3 वोल्ट का, ठीक है। देखिए जरा, ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होंगी बच्चों इसमें, ठीक है। देखिए पावर कितनी थी एक की थी 0.2 वाट, इतनी पावर थी, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था एक का 3 वोल्ट था। तो एक एलईडी कितना करंट देगी बच्चों, पावर का आपको फॉर्मूला पता है ना, V × I होता है, तो यहां से I का फॉर्मूला हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज। I = P कितना है 0.2 अपॉन में V कितना है 3 वोल्ट, या 3 लिख देते हैं बस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.066666 इतना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बच्चों 1 विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन बच्चों,
इन द डायग्राम बिलो विच शोज द हाउ अमिता हैड कनेक्टेड सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अच्छा, वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाह रही है, ठीक है। बच्चों जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हर चीज को ध्यान देना पड़ता है कि वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाह रही है, ठीक है। और ये सर्किट पूरा समझना पड़ेगा। देखो क्या है, अच्छा पहले 2 सेल लिए गए हैं बच्चों, ठीक है, प्रॉपर जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस, ठीक है। फिर इसके प्लस से ये जुड़ा हुआ है बच्चों रियोस्टेट, जो कि रेजिस्टेंस को वेरी करवाता है, उसके से जुड़ा हुआ है मीटर 2। अच्छा, मीटर का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। टर्मिनल्स हो गए, ये इससे जुड़ा हुआ है जो कि अननोन रजिस्टर है, ठीक है। और उसके पैरेलल में एक और जुड़ा हुआ है बच्चों, एक और मीटर, पक्का ये वोल्ट मीटर होना चाहिए, ये एमीटर होना चाहिए, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसीलिए जुड़ा हुआ है। और ये ठीक है बच्चों, सर्किट समझ में आ गया हमें। आइडेंटिफाई विच ऑफ द डिवाइसेज इन द सर्किट इज एन एमीटर। बिल्कुल बच्चों, ये होगा एमीटर, दिस विल बी एन एमीटर, ठीक है। और दिस विल बी अ वोल्ट मीटर, ठीक है। रीजन बच्चों, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, वोल्टमीटर एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, उस डिवाइस के सीरीज में जुड़ा होता है जिस डिवाइस के थ्रू हमें करंट को मेजर करना है। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ा होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट रजिस्टर हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो रीजन के साथ लिखना है बच्चों, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए अगला, देखो बच्चों, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम वो, ठीक है। इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना बच्चों। पहले देखो सेल है, सेल में पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखा गया है, तो मैं भी ऊपर ही रखूंगा। और 2 सेल बनाने हैं तो 2 सेल बना दिए, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ठीक है। नीचे आए, नीचे क्या है, एक अननोन रजिस्टर है, ठीक है, अननोन रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस आर लिख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक एमीटर लगा हुआ है, तो ये एमीटर जोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट को कैसे बनाते हो आप, ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है, वरना एक और सिंबल होता है, वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। और ये जोड़ दिया किस पर, यहाँ पर जोड़ दिया। और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर आपने इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा आप कनेक्शन बता सकते हो बच्चों। सेल के साथ वोल्ट मीटर और एमीटर के डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। मतलब जो बैटरी का पॉजिटिव है वो एमीटर के पॉजिटिव से जुड़ेगा, जो बैटरी का नेगेटिव है वो एमीटर के नेगेटिव से जुड़ेगा। इसी तरह से वोल्ट मीटर से भी करना है, बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, तो इस तरह से ये हुआ प्रॉपर कनेक्शन बच्चों, ठीक है। और आपको 1 नंबर यहां मिल जाएगा। और इसका करते हैं अब सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट क्या है, ये काफी अच्छा है बच्चों। देखो, अमिता फॉरगॉट टू पुट अ स्विच इन द सर्किट। भाई अमिता जो है यहाँ पर स्विच लगाना भूल गई, दिख रहा है आपको ये स्विच नहीं है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द वायर लेवल्ड अननोन रजिस्टर बिकेम हॉट। अच्छा, ये वायर हॉट हो गई बच्चों, बिल्कुल। अगर काफी देर तक स्विच बंद नहीं करोगे तो वायर तो गर्म हो ही जाएगी करंट के फ्लो करने से। द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। बिल्कुल बच्चों, अगर ये हीटअप हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आपको पता है बच्चों, रजिस्टिविटी वैसे तो नहीं बदलती है, रजिस्टिविटी केवल 2 तरीकों से बदलती है, जब आप नेचर ही चेंज कर दें मटेरियल का, और दूसरा जब आप टेम्परेचर को आप चेंज कर दें। तो बच्चों यहाँ पर देखो टेम्परेचर बढ़ गया है ना, टेम्परेचर बढ़ने से बच्चों रजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। ड्रॉ 2 पोटेंशियल डिफरेंस, और रजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ 2 पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ इन द सेम डायग्राम। पहला, एज एक्सपेक्टेड बाय अमिता। भाई अमिता ने तो क्या एक्सपेक्टेशन की होगी, अमिता की एक्सपेक्टेशन तो ये थी, क्योंकि वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाह रही थी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो ये रही होगी। ये पहले पार्ट का जो अमिता ने एक्सपेक्ट किया, उसकी एक्सपेक्टेशन तो ये है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाह रही है कि जो है रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। वीआई ग्राफ कैसा आए, स्ट्रेट लाइन आए। लेकिन जो सेकंड केस में हो गया क्या, कि एक्चुअल में क्या ऑब्जर्वेशन आई, एक्चुअल में हुआ क्या, वायर गर्म हो गई, हीट हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ गई, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो हुआ क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ गया होगा। एक्चुअल ग्राफ ये आया होगा बच्चों। हालांकि मैंने दोनों अलग अलग बनाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा था कि सेम उसे बनाने के लिए तो आप उसमें दोनों को एक ही उसमें बना सकते हैं, मतलब ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। ये वाला ऑब्जर्वेशन 1 के लिए शो कर रहा है, ये वाला ऑब्जर्वेशन 2 को शो कर रहा है, ठीक है। मैंने अलग अलग बनाए थे, अब साथ ही बनाती हूँ, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये देखिए बच्चों, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो, ऑल द 4 बल्ब्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, चारों बल्ब आइडेंटिकल हैं। फिगर को अच्छे से देख लीजिए बच्चों कि अब हमें करना है आंसर। पहला पार्ट, हाउ डज द वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्टमीटर 1 कंपेयर विद वोल्टमीटर रीडिंग ऑन वोल्टमीटर 2। कंपेयर करना बच्चों, इन दोनों की रीडिंग को कंपेयर करना है। बच्चों जरा ध्यान से देखिए,
पहली बात तो बल्ब 1 और बल्ब 2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का एक फिक्स एंड है बच्चों, ये वाला, ठीक है। दोनों के जो एंड है वो एक कॉमन पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। वोल्टमीटर 1 जो है वो बल्ब 1 के पैरेलल में लगा है और वोल्टमीटर 2 बल्ब 2 के पैरेलल में लगा है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जुड़ेगा तो यहीं पर ना, वो सब आकर के तो इन्हीं पॉइंट पर जुड़ रहे हैं, इसी तरह से वो सब आकर के इसी पॉइंट पर जुड़ रहे हैं। तो वोल्टमीटर 1 और 2 बच्चों सेम रीडिंग दिखाएंगे, वो दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किसके पैरेलल में? बल्ब 1 और बल्ब 2 के पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है बच्चों, तो V1 और V2 की सेम रीडिंग होगी बच्चों, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड, देयर एंड्स आर कनेक्टेड एट अ कॉमन जंक्शन, एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द बल्ब या बल्ब्स थ्रू विच अ करंट इक्वल्स टू रीडिंग ऑन द एमीटर फ्लोज। बच्चों कौन सा ऐसा बस आप उस बल्ब को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें से उतना ही करंट जा रहा है जितना कि एमीटर की रीडिंग दिखा रही है। एमीटर देखो बच्चों ये लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ बच्चों। तो आप ऐसे रजिस्टर को चुनिए, ऐसे बल्ब को चुनिए मतलब जो सीरीज में लगा हुआ हो। तो बच्चों सीरीज में कौन सा लगा है? एक बल्ब 3 वाला सीरीज में लगा हुआ है। जितना बल्ब 3 में से करंट जाएगा उतना ही एमीटर से जाएगा, फिर आगे जाके करंट बढ़ जाएगा बच्चों इनमें, फिर वापस यहाँ पर दोबारा कंबाइन होकर के उतना ही हो जाएगा जितना कि पहले था, और आगे फिर वो फ्लो जब करेगा तो बल्ब 4 में से फिर उतना ही जाएगा। तो बच्चों बल्ब 3 और बल्ब 4 में से उतना ही करंट गया है जितना कि एमीटर की रीडिंग शो करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B3 एंड B4, बल्ब 3 और बल्ब 4, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा बच्चों। केवल आंसर नहीं लिखना है, उसके पीछे का रीजन भी लिखना है कि बल्ब 3 एंड बल्ब 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, in series combination, so the amount of current flows through bulb 3 and bulb 4 is same as that of the current flowing through the ammeter, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबका रीजन लिखना है बच्चों, चाहे क्वेश्चन में पूछा गया हो या नहीं पूछा हो, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई जरूर करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये अगला है, ठीक है। सुरेश अरेंजेस द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बल्ब, ठीक है। ओहो हो, गड़बड़ कर दी बच्चों। एमीटर को पैरेलल में लगा रहा है और सीरीज में लगा रहा है वोल्टमीटर को, गलत बात है, ठीक है। वोल्टमीटर पैरेलल में जाना चाहिए, एमीटर सीरीज में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये है अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टडी द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, यू आर गिवन 1 एक्स्ट्रा रजिस्टर। अच्छा, पहले ये फिगर देखिए बच्चों, सर्किट डायग्राम, एक एक्स्ट्रा रजिस्टर और दिया है। बाय ड्राइंग अ न्यू सर्किट डायग्राम शो हाउ यू कैन कनेक्ट द एक्स्ट्रा रजिस्टर टू इंक्रीज द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन द सर्किट बिलो। अच्छा, कह रहा है कि इस एक्स्ट्रा रजिस्टर को आप कैसे जोड़ोगे ताकि क्या हो जाए, ताकि इंक्रीज द रीडिंग इन द एमीटर, एमीटर की रीडिंग बढ़ जाए। बच्चों एमीटर की रीडिंग कैसे बढ़ सकती है? एमीटर की रीडिंग तब बढ़ सकती है जब करंट बढ़ जाएगा, और करंट कब बढ़ जाएगा? जब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस कम कैसे होगा? जब कॉम्बिनेशन कैसा हो, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों। अगर मैंने इसको सीरीज में लगा दिया ना तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाएगी क्योंकि करंट कम आएगा। तो आप इसको कैसे लगाओगे? आप इसे लगाओगे पैरेलल में, ठीक है। विद जस्टिफिकेशन आपको आंसर देना है, मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, भूलिएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि जहां पर प्रेशर आता है ना, आपने 10th में देख ही लिया कैसा प्रेशर होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे भी घबरा जाते हैं जब क्वेश्चन कोई निकलता नहीं है, जब पेपर कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। हाथ पांव कांपने लग जाते हैं बच्चों। तो आपको उस सिचुएशन के लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखो 10th, प्रिया हैज अ कॉपर वायर एंड एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ द सेम लेंथ। अच्छा, कैन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर बी सेम? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों, एक एल्यूमिनियम का वायर है और एक वायर है कॉपर का, ठीक है। एक कॉपर का वायर है और एक एल्यूमिनियम का वायर है, और दोनों की रेजिस्टिविटी तो बच्चों अलग अलग होगी क्योंकि दोनों का मेटेरियल नेचर अलग अलग है, ठीक है। लेकिन सेम क्या है? लेंथ सेम है बच्चों। लेंथ इसकी भी एल मान लीजिए और उसकी भी एल मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, सेम लेंथ, कैन रेजिस्टेंस, क्या उनकी रेजिस्टेंस सेम? रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो बच्चों देखो, रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग होगी बच्चों, और पता भी है आपको कि कॉपर जो है वो ज्यादा अच्छा मेटेरियल है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस निकल रही है और यहाँ रेजिस्टेंस निकल रही है कॉपर की, ठीक है। फार्मूला तो वही होगा, फार्मूला तो वही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होता है ना। अच्छा, तो बच्चों उसकी जो ये
रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है इसकी रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की। तो बच्चों ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ पर फर्क पड़ा नहीं बच्चों, लेंथ तो सेम है, ठीक है। दोबारा देखिए, लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, एल्यूमिनियम की, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, हमें कोशिश ये करनी है कि दोनों की रेजिस्टेंस बराबर आए। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, जो तीसरा फैक्टर बच गया एरिया वाला, यानी कि थिकनेस वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको अगर हम सही से करें, उसमें अगर कुछ बदलाव करें तो रेजिस्टेंस दोनों की बराबर हो सकती है। इसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा है एल्यूमिनियम की, क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा थी एल्यूमिनियम की। तो अगर आप कुछ ऐसा करो कि इसके एरिया को, बच्चों देखो आपको क्या चाहिए, आपको ये करना है कि इसकी रेजिस्टेंस को कम करना है आपको, और कॉपर की जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाना है। क्यों? ताकि दोनों बैलेंस हो सके, ताकि दोनों बराबर हो सके। अब ये कैसे कम होगा और वो कैसे बढ़ेगी? ये कम ऐसे हो सकता है बच्चों कि आप एरिया को क्या कर दो, एरिया को आप बढ़ा दो, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में है। अगर आप थिकनेस बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस की कम हो जाएगी। तो इसका एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये आपको मोटी वायर लेनी पड़ेगी, और इसका एरिया क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका एरिया आपको कम करना पड़ेगा, ताकि इसका एरिया कम हो। एरिया कम हो यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाए बच्चों। तो एरिया को डील करके इसके एरिया को आपको बढ़ाना पड़ेगा एल्यूमिनियम वायर के, और उसके एरिया को कम करना पड़ेगा। एरिया को आप थिकनेस भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये होगा इसका सही आंसर जस्टिफिकेशन के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, थ्री रजिस्टर्स इन द सर्किट आर अटैच्ड एज शोन हियर। अच्छा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज सा क्वेश्चन है, ये उतना टफ नहीं है। थ्री रजिस्टर्स in the circuit are attached as shown here. The resistance of F and G are 10 ohm and 5 ohm. F and G, F का कितना है 10 ohm और G का कितना है 5 ohm. E का नहीं पता बच्चों, E अननोन है। थ्री रजिस्टर्स, उनको बैटरी यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट है बच्चों, पैरेलल अरेंजमेंट है सर, सिंपल। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ E if 0.3 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर इससे कितना करंट गया, 0.3 एम्पियर करंट अगर इससे गया है तो इसकी रेजिस्टेंस बताओ। बच्चों देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, प्योर पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का, करंट जा रहा है उसमें 0.3 एम्पियर का, तो R नहीं बता सकते क्या, V/I। V कितना है, V है 6 और I कितना है 0.3, यानी कि ये हो जाएगा 0/3 और ऊपर चला जाएगा 10, तो 2 और ये आ जाएगा 20 ओम। तो बच्चों इसकी रेजिस्टेंस आ गई 20 ओम, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 20 ओम। तीसरा, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। टोटल करंट कितना होगा बच्चों, आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं निकालने के, या तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है I = V/R लगा दीजिए, या तीनों के थ्रू, देखो इसमें से करंट तो आपको दे ही रखा है, आप इन दोनों में से भी करंट निकालो, फिर उनको जोड़ दो, ठीक है। इसमें से करंट कितना जाएगा, इसमें से करंट कितना जाएगा, I = V/R, इसका V भी 6 रहेगा, अपॉन R कितना है 10, यानी कि हो जाएगा 0.6 एम्पियर, ठीक है। F में से IF, और IG कितना होगा, इसमें से कितना जाएगा, V/R, V कितना है, सॉरी R, V कितना है, V है इसका भी 6 और R कितना है इसका है 5, ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। बस इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 2.1 है ना, हाँ 2.1 एम्पियर टोटल करंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। आई होप इसमें तो आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसे क्वेश्चन तो आपने करे ही होंगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो बच्चों, यू आर गिवन 3 आइडेंटिकल 10 ओम रजिस्टर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट सुधरेंगे। 10 ओम के रजिस्टर दिए हुए हैं और 12 वोल्ट से के सेल से कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। 3 है बच्चों 10 ओम के। अच्छा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो हाउ द रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड with the 12 volt cell so that the total heat produced in the circuit is minimum।
बच्चों आपको हीट जो टोटल सर्किट में से आपको चाहिए वो चाहिए कैसी, मिनिमम। अब इसमें क्या होता है बच्चों, बच्चे क्या करते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। उनको लगता है हीट मिनिमम चाहिए, उनको लगता है कि हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, जो कि होता भी है, उन्हें गलत नहीं लगता है। अब उनको क्या सोचते हैं कि हीट मिनिमम चाहिए, H मिनिमम चाहिए। हीट मिनिमम तब होगी जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जब वो पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो क्या करेंगे, वो तीनों को पैरेलल में जोड़ करके आ जाएंगे और बड़े खुश होंगे कि हमारा आंसर सही है। बच्चों आंसर गलत हो चुका है। सर कैसे? बच्चों जब आपने हीट को मिनिमम कर दिया तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम करने से, जब आपने रेजिस्टेंस को मिनिमम कर दिया तो रेजिस्टेंस मिनिमम कर देने से क्या हुआ, उस सर्किट से आई की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस मिनिमम कर दिया है। कैसे? पैरेलल में जोड़ करके। तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। तो हीट बच्चों सर्किट से काफी बढ़ जाएगी। तो आप हीट को जो आप मिनिमम करना चाह रहे थे, हीट तो मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आप करंट को कम करो। करंट कम करना आपका मोटो होना चाहिए। और करंट कब कम होगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें ये देखिए हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के सिंपल प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि करंट कम आए। करंट कब कम आएगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा बच्चों, रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, जब हम कैसे जोड़ेंगे उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिए बच्चों। 10 ओम 10 ओम 10 ओम को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। सीरीज में जोड़ने पर क्या होगा, आर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। एंड हम जानते हैं H इज इक्वल टू I²RT होता है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। इफ I का वैल्यू कम जाएगा, I का वैल्यू कम होगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पर ये होगा बच्चों कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरा फॉर्मूला लगाने का H इज इक्वल टू V²/R × T, तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि बच्चों हीट जो है ना, हीट वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर करंट नहीं आया बच्चों, हीट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर हीट मिनिमम होगी। और ज्यादा रेजिस्टेंस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट इस बात से क्लियर हुए होंगे, हीट वाले, कि हीट में रेजिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बच्चों काफी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसको जब मैं स्लाइड तो क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो है ये PDF है, बस मैंने इसका कलर इन्वर्टिंग कर दिया है। वैसे व्हाइट बैकग्राउंड था, ब्लैक इसके फॉन्ट थे, बट मैंने कलर इन्वर्टिंग कर, क्योंकि व्हाइट में मैं कराऊंगा तो फिर आपको बहुत ब्राइटनेस आपको आएगी, आपको आंखों में चुभन वगैरह होगी। ठीक है, और पीछे से अगर डार्क ब्राइट बैकग्राउंड हो जाऊंगा तो फिर मेरा भी जो है कलर शायद बदल जाए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ ये आई वॉज टेलिंग यू कि दिस क्वेश्चन वाज वेरी कंफ्यूजिंग बच्चों, है ना। और आई सॉ इट्स आंसर ऑन ChatGPT ऑल्सो, और अलग अलग वेबसाइट से डिफरेंट आंसर, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे आर गिविंग। तो CBSE ने जो आंसर बताया है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी एक्सप्लेनेशन तैयार की है बच्चों। तो चलिए देखिए, इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तीनों सर्किट, तीनों स्विचेस ओपन है बच्चों, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 ओपन है। आइडेंटिफाई कीजिए स्विच या स्विचेस को जिनको क्लोज करने से विल कॉज द फ्यूज टू ब्लो, जिससे फ्यूज आपका ब्लो हो जाएगा। ब्लो मतलब उड़ जाएगा, फ्यूज मतलब टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो स्विच, अगर देखो बच्चों, जब तक स्विच 1 नहीं लगेगा ना, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। जब तक अगर यही नहीं जोड़ोगे तुम, तो इसको और इसको जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां से करंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो 1 तो जोड़ना ही पड़ेगा बच्चों, 1 तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अब 3 को जोड़ने से कुछ फायदा ही नहीं है, 3 में तो कुछ लगा ही नहीं है बच्चों, तो उसको तो रहने दो। अब स्विच 2 देखो बच्चों, जब आप स्विच 2 को लगाते हो, अच्छा पहले जब स्विच 2 को आप नहीं लगाते हो तो क्या होता है, जब आप स्विच 2 को नहीं लगाते हो तो बच्चों करंट यहां से जाता है, यहां से ऐसे जाता है करंट, बीच में उसको बल्ब से होकर गुजरना पड़ता है। बल्ब की खुद की बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस से वो पास होगा। उस रेजिस्टेंस से जो वो पास होगा बच्चों, तो करंट जो है ना, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि करंट निकलने से पहले आगे सारे सर्किट देखता है कि आगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग निकलता है। ऐसा नहीं कि करंट सीधे पहले निकल जाएगा फिर देखेगा आगे कौन है,
अच्छा स्विच वन है, चलो बल्ब है, चलो आगे ये कॉम्बिनेशन है, चलो नहीं, वो पहले सर्किट से देख करके ही निकलता है। तो अगर बच्चों आगे बल्ब है, ठीक है, आगे अगर बल्ब है, हाँ अगर ये ऑन नहीं है, अगर बल्ब है तो बल्ब है तो बच्चों उसको इस रेजिस्टेंस से पास होना पड़ेगा। रेजिस्टेंस से पास होगा तो बच्चों कम करंट निकलेगा, कम करंट निकलेगा क्योंकि आगे बल्ब भी है, ठीक है। तो कम करंट निकलेगा तो फ्यूज मेल्ट नहीं होगा, फ्यूज जो है ब्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उतने करंट को सहन कर जाएगा। लेकिन अगर बच्चों आपने अगर स्विच 2 को जोड़ दिया, हमारा मोटो क्या है, फ्यूज को ब्लो करवाना, तो उसके लिए अगर मैं क्या किया, उसके लिए हमने स्विच 2 को यहाँ पे जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने जोड़ा बच्चों तो क्या होगा, करंट ना बच्चों, करंट देखो यहाँ से केवल एक वायर है बच्चों, ये वायर है, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब है, बल्ब की तो रेजिस्टेंस होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई बल्ब नहीं है, तो करंट क्या करेगा बच्चों, करंट इजी पाथ हमेशा देखता है, जहां से उसको पाथ इजी लगता है, कम रेजिस्टेंस जहां से उसको मिलता है वो वहां से फ्लो करता है। तो करंट यहां से फ्लो कर जाएगा बच्चों, यहां से ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें से नाम मात्र का करंट जाएगा बच्चों, बहुत कम करंट जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ऐसे में ज्यादा करंट निकलना चाहेगा, बैटरी से ज्यादा करंट निकलेगा बच्चों, और ज्यादा करंट निकलते ही आपका फ्यूज ब्लो हो जाएगा बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आपको लगाना है। हालांकि बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ही ट्रिकी हो गया ये तो, है ना, इतना तो सोच पाना मुश्किल है बच्चों क्लास 10th के बच्चे के लिए, पर फिर भी अब इसमें था तो मैंने आपको करवाना था, मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो यहां से करंट जो है बच्चों निकलेगा और हाई करंट निकलेगा, जिससे आपका फ्यूज ब्लो कर जाएगा। तो स्विच 1 और 2 दोनों को आपको लगाना पड़ेगा, दोनों को जो है क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका फ्यूज ब्लो होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आप चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। एन इनकैंडेसेंट बल्ब वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैंने करंट पासेस थ्रू, बच्चों केस खुद से पढ़ो क्योंकि केस तुम्हें वहां खुद से पढ़ना है, ठीक है, खुद से पढ़िए। चलिए, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इट हीट्स द फिलामेंट टू हाई टेम्परेचर व्हिच कॉजेस द फिलामेंट टू ग्लो, ठीक है। द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन इन द करंट थ्रू द बल्ब इमीडिएटली आफ्टर इट स्विच ऑन, ठीक है। जैसे उसने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, करंट डिक्रीज कर गया बच्चों, करंट डिक्रीज कर गया फ्रॉम 1 एम्पियर एट 0 टू 0.5 एम्पियर एट टाइम t1। इस बात का मतलब यह है बच्चों कि जब आप बच्चों किसी भी चीज का जब आप स्विच ऑन करते हैं तो शुरुआत में उस चीज को रन करवाने के लिए एकदम से ज्यादा चीजें चाहिए होती है बच्चों। इसका मैं एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी स्टार्ट होने के लिए बच्चों एकदम से उसको ज्यादा फ्यूल की नीड होती है। उसके बाद जब वो चलती है ना तब उसको उतना फ्यूल नहीं चाहिए होता, तब एक एवरेज फ्यूल में चलती है। लेकिन जब वो स्टार्ट होती है, जब आप किक मारते हो बाइक को, किक मारते हो तो उस समय ज्यादा फ्यूल वो पीती है। तो उसी तरह से बच्चों जब आप किसी चीज को ऑन करते हो, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन करते हो तो उसमें से ज्यादा करंट चाहिए होता है, उसके बाद धीरे 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 करंट स्टेबल होकर के नीचे आ जाता है। तो वही यहाँ पर भी हुआ है कि शुरुआत में जब आपने स्विच ऑन किया तो 1 एम्पियर करंट गया उसमें से, और धीरे धीरे कब, जब समय 0 था शुरुआत में, और बाद में वो स्टेबल होकर कितना हो गया 0.5 एम्पियर, कब, जब टाइम t1 हो गया, ठीक है। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, और वोल्टेज कितनी सब अप्लाई की आपने, 200 वोल्ट की, और रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, वोल्टेज कांस्टेंट है बच्चों, वोल्टेज से छेड़खानी नहीं करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसको ये ग्राफ मिला, देखो जब शुरुआत में टाइम 0 था तो करंट कितना गया 1 एम्पियर, और धीरे धीरे जब टाइम t1 हो गया तब करंट डिक्रीज होकर कितना हो गया 0.5 एम्पियर का हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ है, इसके नीचे है। अच्छा, नीचे क्वेश्चन है, based on the graph state the how the resistance of the bulb filament changes to the temperature increase from, अच्छा, 0 to t1। बच्चों पूछा है कि उसका जो है रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट चेंजेस, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या, ठीक है। बच्चों देखो पोटेंशियल आर होता क्या है, आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। वी कैसा है, वी कांस्टेंट है, वी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। और करंट क्या हुआ है, करंट बच्चों डिक्रीज कर गया है। अच्छा, मुझे आपको बताना था करंट डिक्रीज क्यों कर गया है ना। तो बच्चों ये देखो, जब 1 एम्पियर का करंट जो है, मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक है, उसके अंदर फिलामेंट है, जब 1 एम्पियर का करंट उससे गया तो बच्चों क्या हुआ, उसका फिलामेंट हीट अप हो गया। हीट अप होने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, उसकी जो ग्लोनेस थी, उसकी जो ग्लो था जो उसका, वो बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वर्क करेगा,
ठीक है। अच्छा, तो इसलिए बच्चों धीरे धीरे करंट जो है वो धीरे धीरे कम होकर के 0.5 एम्पियर पर स्टेबल हो गया। ठीक है। अच्छा, करंट कितना है बच्चों? करंट कितना है? हाँ, पहले 1 था ना, पहले 1 था और फिर क्या हो गया? 0.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो हमें बताना क्या है? हाँ, 0 to, हाँ, पहले करंट कितना था? 1 था, पहले 1 था और फिर बाद में कितना हुआ चेंज होकर के? भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों सेम रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा वो तो। ठीक है, और बाद में करंट कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। तो अब बच्चों बताओ ना यहाँ से, ये जो कांस्टेंट अपॉन 1 है और कांस्टेंट अपॉन 0.5 है, ये क्या चीज शो कर रही है? ये चीज शो कर रही है रेजिस्टेंस को। और मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। डिनोमिनेटर कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ओवरऑल वैल्यू में जो है वो बढ़ रही होगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर गया होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में कांस्टेंट रहना है और करंट जो है वो कम हो रहा है 0 से टाइम t1 तक। ठीक है। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन इट इज ग्लोइंग एट इट्स फुल ब्राइटनेस? फुल ब्राइटनेस पर जब वो ग्लो कर रहा है, फुल ब्राइटनेस पर कब? जब वो स्टेबल हो गया है 0.5 एम्पियर पर, तब उसकी पावर कितनी है? P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है? V है 200 और I कितना है? I है 0.5। तो यानी कि हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, 100 वाट विल बी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, 15th क्वेश्चन बच्चों। पिक्चर ये शो कर रही है क्या? एक टेस्टर को। बच्चों आपने टेस्टर इस्तेमाल किया होगा कि करंट किसी चीज से फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए आप उसको सॉकेट में भी डाल देते हैं देखने के लिए कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, द पिक्चर क्यू इज द डायग्राम। उसका डायग्राम बच्चों इंटरनल पार्ट्स का डायग्राम बना रखा है टेस्टर का। ठीक है, और ठीक है, आपको बताना है गिव द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन व्हाई द इलेक्ट्रिशियन डज नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ बच्चों, होता क्या है ना बच्चों, आपने टेस्टर देखा होगा, तो टेस्टर को कई लोग ना यहाँ पर जेब में भी टांग लेते हैं। जैसे पेन का वो होता है ना हुक, एक बाहर को, जो बाहर को जेब के बाहर को दिखता है, उसी तरह से टेस्टर का भी हुक रहता है। ये देखिए, ये रहा उसका वो हुक, ये रहा उसका वो हुक, ये रहा उसका वो हुक। ठीक है, ये रहा। तो देखो, ये तो उसका वो आगे वाला मेटालिक पार्ट है बच्चों, जिसको अंदर डालता है उसमें। ये पार्ट उसका इंसुलेटेड रहता है ताकि गलती से उसको टच ना हो जाए। ठीक है, ये अंदर जाता है, अंदर यहाँ पर लगा होता है रजिस्टर। क्यों? क्योंकि बच्चों इतना हाई करंट हमारे सॉकेट्स में, कितना करंट जा रहा है? 220 वोल्ट का। उतना हाई करंट जब यहाँ पे जाएगा तो बच्चों ये जो नियॉन लैंप है ये वैसे फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर, और यहाँ से एकदम से ज्यादा करंट भी जाएगा और हमें जो है शॉक भी लग सकता है बच्चों। तो ये रजिस्टर क्या करता है? ये रजिस्टर बच्चों करंट को कम कर देता है ताकि वो नियॉन लैंप में जाए और नियॉन लैंप डैमेज ना हो। इतना ही उसमें से करंट जाए जितना वो ग्लो करवाने के लिए इसको काफी है। ठीक है, आगे एक स्प्रिंग लगा होता है बच्चों सर्किट को पूरा करने के लिए, और ऊपर एक मेटालिक पार्ट लगा होता है। उस मेटालिक पार्ट को ऐसे टच करता है इलेक्ट्रिशियन, ऐसे डाल करके ऐसे चेक करता है। ठीक है, उसको शॉक क्यों लगता है? कि बच्चों यहाँ से बहुत कम करंट जाता है। बच्चों कम करंट क्यों जा रहा है? बीच में भाई साहब रजिस्टर जो लगे हैं, वरना यहाँ से तो 220 वोल्ट का करंट था बच्चों। ठीक है, वो अच्छे से झटका लगा देगा इंसान को। ठीक है, तो ये रजिस्टर जो लगा है ना बच्चों, ये काम कर देता है। तो गिव द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन व्हाई द इलेक्ट्रिशियन डज नॉट, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत छोटी है। और करंट की वैल्यू छोटी क्यों है बच्चों? विच पार्ट ऑफ द रजिस्टर, सॉरी ऑफ द टेस्टर प्रिवेंट द शॉक। किससे शॉक प्रिवेंट होता है बच्चों? रजिस्टर से। रजिस्टर ही क्या करता है? करंट की वैल्यू को कम कर देता है बच्चों। ठीक है, जिससे कि शॉक नहीं लगता इलेक्ट्रिशियन को। ठीक है बच्चों, इसमें 15 ही क्वेश्चन थे और हाँ 15 ही क्वेश्चन इसमें है। तो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, और आपका ह्यूमन आई वाला, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ह्यूमन आई वाला और लाइट को एक साथ लेकर के चलेंगे। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ठीक है, तो कल संडे है बच्चों, कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोनों के दोनों वीडियो आपके मैं ये भी डाल दूं, मतलब ये वाला तो डल ही जाएगा और इसके साथ साथ बाकी 2 वीडियोस भी डाल दूं। और अगले के जो दिन बचे हुए दिन होंगे उसमें दूसरा जो वॉल्यूम है उसका, उसकी क्वेश्चंस को हम उठाने की कोशिश करेंगे बच्चों। फिजिक्स का मैं करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर डाउट है आपको तो आप मुझे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तैयारी अच्छे से करना बच्चों। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। मैथ्स का जैसा हो गया कोई बात नहीं, आप मैथ्स के लिए जो इम्प्रूवमेंट का जो है
मतलब जो रिटेस्ट आपको देना है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसकी 300 से 350 के लगभग फीस होगी। मई में उसका एग्ज़ाम होगा बच्चों, ठीक है। और आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में, पांचों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट में, जो आपको 5 मेन सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का आप जरूर भरिएगा, अगर आपका अच्छा पेपर नहीं गया है तो जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपके उठाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।